Dear students, myself Naveed Ahmed, or I am your biology teacher for grade 12. Today we are going to study composition of chromosomes. चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखें क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं। अब जो क्रोमोसोम है इनके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के अंदर 3 कंपोनेंट है। उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो डीएनए है। अब जो डीएनए की अमाउंट है वो 40% है। दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसमें मौजूद होती है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज 60%, यानी कि ये 60% जो है वो मौजूद होती है। अब जो तीसरा कंपोनेंट, यानी कि हमने कहा कि इसमें 3 कंपोनेंट है, तो थर्ड कंपोनेंट इज आरएनए। और आरएनए जो है ये बहुत कम अमाउंट में होता है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे होने की? क्योंकि क्रोमोसोम जो है उसी के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होता है, और ड्यूरिंग कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन होती है, यानी कि इसने आपस में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है, और उस दौरान आरएनए की अमाउंट जो है वो भी इसमें आ जाती है। लेकिन आरएनए की अमाउंट बहुत कम होती है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अगर ये क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए कि क्रोमोसोम्स के कितने कंपोनेंट हैं, तो क्रोमोसोम्स के हमारे पास 3 कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं कि इसके 3 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। और वो 3 कंपोनेंट्स आपने जाने, नंबर 1 डीएनए, हिस्टोन और आरएनए एग्जिस्ट करता है। अब हमने सेपरेटली इनको देखना है। ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जीन्स जो हैं वो किस में मौजूद हैं, डीएनए। और डीएनए बना किससे होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके अंदर एक डीएनए के अंदर, यानी कि हम एक क्रोमोसोम की बात करें, उसमें जो 1 डीएनए का मॉलिक्यूल है, दैट 1 डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। हम एक क्रोमोसोम्स के एक क्रोमेटिड की बात करें, उसमें जब क्रोमोसोम से डीएनए निकालते हैं तो उस एक डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ है दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ 1 क्रोमोसोमल डीएनए। एक क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर होती है। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन इनकोडेड है वो इस तरह से है कि तकरीबन 280 प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। मतलब 280 प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन से लिखी जा सकती हैं। ऐसा है कि ईच बुक, हर एक किताब जो है, ईच बुक दैट कंटेन 1000 पेज, यानी कि हर किताब में 1000 पेज मौजूद हों, और हर पेज जो है इसके ऊपर 500 वर्ड्स मौजूद हों। ईच पेज कंटेन 500 वर्ड्स। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 वर्ड, एक वर्ड जो है दैट इज इक्वल टू 1 वर्ड इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्ड टू 1 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करे, तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें मौजूद होती है। अब देखिए, यानी कि आपके पास एक किताब है, यानी कि 280 बुक्स वैसी हों, उन बुक्स में हर एक बुक में 1000 पेज हों, ईच पेज कंटेन 500 वर्ड्स, और 500 वर्ड्स जो हैं वो 1 वर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू 1 न्यूक्लियोटाइड। तो इतनी इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब 1 क्रोमोसोम्स कंटेन 1 डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि उसका जो एक क्रोमेटिड है वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल रखता है, और उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इफ़ यू हैव 46 क्रोमोसोम्स, अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स में उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ऐड करें तो वो कितनी लेंथी हो जाएगा। और इतना लेंथी किस तरह से टाइटली एक सेल के अंदर कॉइल्ड है, हाउ, कितना, कैसे,
दैट इज़ द गॉड्स मार्वल, ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा कह सकते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेल के अंदर, हर एक न्यूक्लियस के अंदर जो है ये मौजूद होती है। तो इस तरह से ये कॉइलिंग इसमें मौजूद होती है। यानी कि फर्दर जो हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो प्रॉपरली क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और ऑर्गेनाइज होकर एक न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। और ये हमने बात की है ओनली वन क्रोमोसोम से रिलेटेड, यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है। यानी कि दैट्स इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन वन क्रोमोसोम्स, ये वन क्रोमोसोम्स में है। तो इस तरह से 46 क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, और 46 के 46 क्रोमोसोम्स का डीएनए जो है वो किस में मौजूद होता है, वो एक सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि दैट कंसिस्टेड अपॉन, दैट इज प्रेजेंट इन वन सेल। ये एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स के डीएनए जो है वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए ये जो मौजूद है ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज ड्यू टू दिस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में एक खास चीज है, खास बात ये आप कह सकते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है इस पे कैसा चार्ज होता है, हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि नॉर्मल बाकी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। इसमें अबंडेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है, अबंडेंस आप ऐसे कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मौजूद है, अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। इसमें बेसिक अमीनो एसिड हैं, और वो बेसिक अमीनो एसिड दो हैं, दैट इज आर्जिनिन, एक हम कहते हैं आर्जिनिन है, और दूसरा कौन सा है, लाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इनमें कौन कौन से जो है वो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो एक आर्जिनिन है और दूसरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एग्जिस्ट करता है वो लाइसिन है। इन दोनों की वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है दैट गॉट पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से दैट विल एक्ट एज मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करती है, मैग्नेट फॉर डीएनए, डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। व्हाई, देखिए जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, अगर हम बात करें वन डीएनए मॉलिक्यूल की, तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस नेगेटिव चार्ज दैट इज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, इस ग्रुप की वजह से होता है। अब ये जो ग्रुप है इसकी वजह से डीएनए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन ही इसको एज मैग्नेट के तौर पे लाती है और इसकी प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका 8 का एक यूनिट बनता है, सेंट्रल कोर भी हम इसे कह सकते हैं, सेंट्रल कोर। ये जो सेंट्रल कोर है ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें कितनी हिस्टोन प्रोटीन है, 8 हिस्टोन प्रोटीन इसमें मौजूद हैं। यानी कि 1 2 3 4, एक और इस तरह से 4 और हैं, यानी कि ये 8 का एक यूनिट बनता है। 8 का जब यूनिट बन जाता है तो उस वक्त इसके ऊपर हमारे पास जो डीएनए है वो रैप करेगा, 1 2, यानी कि 8 हिस्टोन की प्रोटीन्स हैं, यानी कि इसके एक सेंट्रल कोर बना हुआ है, सब यूनिट्स हैं, इनके ऊपर 2 टाइम्स डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 2 रैप्स आएंगे, और वो भी किसके, डीएनए के। और इस तरह से ये डीएनए और ये जो हमारे पास मौजूद है सेंट्रल कोर हिस्टोन प्रोटीन, ये इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से एक यूनिट सा बना हुआ है। ये जो यूनिट है दैट यूनिट इज कंप्लीटली नॉन एज न्यूक्लियोसोम। इस यूनिट को हमने किस नाम से मेंशन किया है, न्यूक्लियोसोम के नाम से मेंशन किया है। अब ये एमसीक्यू हो सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम इंक्लूड, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या शामिल जो होता है, व्हाट इंक्लूड इन न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड 8 सब यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो टोटल इस तरह से एक सब यूनिट सा बन जाता है जिसको हमने न्यूक्लियोसोम के नाम से मेंशन किया है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोसोम है इनकी एक स्ट्रिंग बन जाती है, दैट बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और वो क्रोमेटिन के अंदर जो है वो मौजूद होती है। यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। लेट्स सपोज कि ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, किस तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये एक क्रोमोसोम मौजूद है, दैट इज वन क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो वन क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर सुपर क्वाइलिंग मौजूद है, दैट कंटेन सुपर क्वाइलिंग। ये वन क्रोमोसोम, इसके अंदर मौजूद है सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सुपर क्वाइलिंग जो है विद इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती है, विद इन क्रोमोसोम। इस सुपर क्वाइलिंग के अंदर जो है वो क्वाइलिंग एग्जिस्ट करेगी। ये जो क्वाइलिंग है वो हम कहते हैं सेंट्रल, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, और इस तरह से ये कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह से इसमें भी, ऐसे भी, ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो दैट इज द क्वाइलिंग विद इन सुपर क्वाइलिंग। यानी कि एक हमने बात की कि ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम जो है उसके अंदर क्या मौजूद है, सुपर क्वाइलिंग। और जो सुपर क्वाइलिंग है इसके अंदर क्या मौजूद होती है, क्वाइलिंग मौजूद होती है विद इन सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, ये सुपर क्वाइलिंग के अंदर ही क्वाइलिंग एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर आगे क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लाइक दिस वन। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनको अगर सेपरेट करें तो इस तरह से हमें नजर आते हैं, दीज आर क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो बी नोन एज अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यानी कि एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर क्या मौजूद है, बीड्स मौजूद होते हैं, मोती मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोसोम आपने देखा हुआ है कि ये न्यूक्लियोसोम के अंदर तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और प्लस में 8 सेंट्रल कोर हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये इसमें न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एज लाइक बीड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ये डीएनए की अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यू नो दैट कि इसके अंदर भी आगे पेयरिंग्स मौजूद होती हैं। तो ये डीएनए है, डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब देखिए ये जो क्रोमेटिन फाइबर हमारे पास आया है ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से हम कहते हैं दो टाइप्स इसकी मौजूद होती हैं, एक यूक्रोमेटिन और दूसरा कौन सा है, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है दैट इज लूजली कंडेंस्ड, ये इतना ज़्यादा कंडेंस्ड नहीं होता। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये टाइटली कंडेंस्ड होता है, मतलब बहुत कंडेंस्ड, इसकी जो कंडेंसेशन होती है बहुत पैक होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज लेस लूजली पैक्ड, इसकी जो पैकेजिंग होगी वो लूजली होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जबकि इसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है, आप इतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग में चला जाता है। इसकी जो पैकिंग है वो कैसी होती है, टाइटली होती है। अब अगर इसकी बात की जाए यूक्रोमेटिन की, तो ये ट्रांसक्राइबिंग होता है, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है, ट्रांसक्राइबिंग है, जीन्स हैं जो अपने आप को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो दैट इज नॉन ट्रांसक्राइबिंग, ये ट्रांसक्राइब अपने आप को नहीं कर रहा होता। स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स की, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, यानी कि ऐसा सेल्स जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाता, तो उसके अंदर या नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होगा, तो उसके अंदर हेट्रो और यूक्रोमेटिन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा सेल जो कि नॉन डिवाइडिंग है और उसमें क्रोमेटिन है, क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं कर सकते। एक सेल है, सेल के अंदर जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है वो किस तरह से हाईली क्वाइल्ड है, उसकी क्वाइलिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, सेल बायोलॉजी में ये एक इंटेंसिव रिसर्च का टॉपिक है, यानी कि सेल बायोलॉजी में इसे बहुत ज़्यादा जो है वो अभी स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अब इस टॉपिक में मल्टीपल एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, और इट आल्सो कंटेन भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें ऐसे हो सकता है जैसे कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन ये आए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप बता सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और उनके आगे ये डिटेल है।
एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डीएनए की परसेंटेज कितनी है, हिस्टोन की परसेंटेज कितनी है, और आगे फर्दर ये है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन कितनी है, यानी कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 2 इंच प्रिंटेड बुक्स होती हैं। ये सारा एमसीक्यू में कंसीडर किया जा सकता है। अब फर्दर ये है कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज कैसा है, ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है। अब इसके अंदर जो अमाइनो एसिड हैं अबंडेंस अमाउंट में, बेसिक अमाइनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आर्जिनिन, लाइसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। डीएनए पर कौन सा चार्ज है और किस तरह के उसमें ये किस ग्रुप की वजह से इस पे चार्ज आता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है। न्यूक्लियोसोम जो है इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड हैं, और न्यूक्लियोसोम जो सेंट्रल कोर है इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन कंटेनिंग होते हैं। आगे ये पूछा जाए कि कॉइलिंग किसके अंदर मौजूद है, तो सुपर कॉइलिंग तो मौजूद होती है क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे। और अगर बात की जाए कॉइलिंग की, तो कॉइलिंग जो होती है वो विद इन सुपर कॉइलिंग मौजूद होती है। और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देते हैं। और जो डीएनए है ये आप जानते हैं 2 नैनोमीटर इसका साइज होता है, और ऑनवर्ड जैसे कंडेंस्ड होगा इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अल्टीमेटली अगर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स में जो एक क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड कंटेन्स 700 नैनोमीटर साइज, जबकि पूरा क्रोमोसोम जो होगा, दोनों क्रोमेटिड्स की बात करें तो 1400 नैनोमीटर का साइज जो है वो अटेन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ती जाती है इसका साइज जो होता है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जबकि यहाँ पे क्रोमेटिन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जिससे आगे जीन्स मैसेंजर आरएनए आगे बनते हैं, डेवलप होते हैं, वो कौन सा है, यूकरमेटिन है। और जो कि नॉन ट्रांसक्राइबिंग जिसमें ट्रांसक्रिप्शन वगैरह मैसेंजर आरएनए वगैरह नहीं बनते, वो हमारे पास कौन सी टाइप है, वो हेट्रोक्रोमेटिन की टाइप एग्जिस्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस ये करना है कि क्या क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं या नहीं करते। मतलब कि जो जेनेटिक्स है यानी कि इनहेरिटेंस है उसमें क्रोमोसोम्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।